दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसी कार चला रहे हैं जिसमें एक्सेलरेटर तो टॉप क्लास है, इंजन एकदम हैवी ड्यूटी है, लेकिन उसके ब्रेक्स ये फेल हो चुके हैं। तो क्या होगा? देखो, स्पीड हम सभी को थ्रिल देती है, किक देती है, लेकिन ऐसी गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट होना कंफर्म्ड है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन शर्मा। स्टडी आईक्यू में मैं डायरेक्टर एकेडमिक्स हूं और पिछले कई सालों से यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट्स को हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स ये पढ़ा रहा हूं। एक एजुकेटर होने के नाते जब मैं इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस को करीब से एनालाइज करता हूं, तो मुझे साफ नजर आता है कि हमारा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर भी एग्जैक्टली एक गाड़ी की तरह है। रूलिंग पार्टी उस एक्सेलरेटर की तरह है जो देश को अपने विजन के हिसाब से आगे पुश करती है, और ऑपोजिशन वो ब्रेक है जो ओवर स्पीडिंग, रॉन्ग टर्न्स या किसी ब्लाइंड टर्न पर पॉलिसी को क्रैश होने से बचाती है। लेकिन आज 2026 के भारत में सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सवाल ये है कि क्या हमारी डेमोक्रेसी, इनके ये जो ब्रेक्स हैं, ये पूरी तरह फेल हो चुके हैं। आज का ऑपोजिशन सिर्फ सोशल मीडिया हैंडल्स, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और ट्विटर के ट्रेंडिंग हैशटैग तक सिमट कर रह गया है। एक जमाना हुआ करता था दोस्तों जब ऑपोजिशन एक्चुअली एक शैडो कैबिनेट की तरह बिहेव करता था। पॉलिसीज को पॉइंट बाय पॉइंट डाइसेक्ट किया जाता था, पब्लिक के मुद्दे को सड़कों पर लड़ा जाता था। आज क्या हो रहा है? ये सिर्फ टोकन प्रोटेस्ट और ऑनलाइन हल्ला गुल्ला चल रहा है। आप आंकड़े उठाकर देखिए, देश में इलेक्टोरल बैलेंस इस हद तक बिगड़ चुका है कि ऑपोजिशन एक सॉलिड काउंटर नैरेटिव देने में पूरी तरह से नाकाम है। बिना रीढ़ की हड्डी वाली ऑपोजिशन रूलिंग पार्टी को स्ट्रांग नहीं बना सकता दोस्तों। वो पूरे देश को, एक्चुअली डेमोक्रेटिक सिस्टम को, हमारे को वीक बना देता है। क्योंकि जब चेक्स एंड बैलेंसेस खत्म हो जाते हैं तब अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम एकदम जीरो हो जाता है, और यही एग्जैक्टली आज हमारे सामने एक तरीके से तमाशा चल रहा है। अब इस ऑनलाइन की दुनिया से जरा बाहर निकल कर देखते हैं, ग्राउंड रियलिटी पर आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सम रियल इश्यूज। देखो, जब पब्लिक परेशान होती है, जब सिस्टम फेल होता है, तो ये सो कॉल्ड फॉर्मिडेबल ऑपोजिशन ये कहाँ चला जाता है? एक बहुत ही फ्रेश और थोड़ी सेंसिटिव एग्जांपल लेते हैं। नीट एग्जाम लीक के बारे में आपको पता है। देश भर में एक आउटरीच चल रहा है और इसने लाखों बच्चों का फ्यूचर दांव पर लगा रखा है। ये छोटी बात नहीं है। देश भर के अलग अलग स्टेट्स में बच्चे अपने कमरों में रोते रहे, सड़कों पर उतरे, लाठी खाई। ऐसे क्रूशल टाइम पर किसी भी ऑपोजिशन से क्या उम्मीद की जाती है? यही ना कि वो भाई इन बच्चों की आवाज बने, एक मास मूवमेंट को लीड करे और सरकार को जवाबदेही, उनकी अकाउंटेबिलिटी ठहराए। लेकिन सच्चाई देखिए, आप उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में, जहां 24 करोड़ की आबादी है और जहां का यूथ सबसे बड़ा डेमोग्राफिक कंपोनेंट है इस राज्य के अंदर, वहां समाजवादी पार्टी जैसे बड़े ऑपोजिशन ने क्या किया? कुछ भी नहीं, एग्जैक्टली नथिंग। वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने ऑन ग्राउंड स्टूडेंट मूवमेंट के लिए क्या पुश किया? बिल्कुल नहीं किया। और राज ठाकरे जैसे लोगों का, इनका अलग ही स्वैग है। वैसे तो ये खुद और इनके गुंडे मराठी भाषा के नाम पर सड़कों पर खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं, लेकिन जब किसी जेन्युइन मुद्दे के ऊपर आवाज उठाने की बात आती है, जहां एक्चुअल ऑन ग्राउंड सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तब ये राज ठाकरे जैसे लोग मस्त एसी की हवा खाते हैं। राज ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे हो, या फिर दूसरे फैक्शंस, ये सब आराम फरमाते हुए सिर्फ ट्वीट्स को ड्राफ्ट कर रहे हैं। और सच्चाई ये है कि ये ट्वीट्स भी खुद नहीं लिख रहे, इसके लिए भी इन्होंने एक अलग टीम लगा रखी है। और एक भी लीडर, आज के समय पर ऑपोजिशन में बैठा एक भी लीडर इस कैपेसिटी में ही नहीं है कि वो पैन इंडिया लेवल के ऊपर बच्चों के दर्द की ढाल बन सके। सिर्फ मूक दर्शक बनकर ये बैठकर तमाशा देख रहे हैं। मैं ये बात इतनी स्ट्रांगली इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि एक एजुकेटर होने के नाते मैं इन बच्चों के दर्द को बहुत करीब से महसूस करता हूं। जब मैं आपको पढ़ाता भी हूं, तो अपने स्टूडेंट्स की जेन्युइन एंग्जाइटी ना सिर्फ देखता हूं बल्कि महसूस भी कर पाता हूं। आप में से कई बच्चे मुझे मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, करियर गाइडेंस के लिए आप सवाल पूछते हैं। तो स्टूडेंट्स का जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो आज के समय पर पीक पर पहुंचता जा रहा है। और स्टूडेंट्स को लगता है कि सिस्टम तो खराब है ही, लेकिन उनकी आवाज उठाने वाला भी कोई नहीं बचा। मुद्दे आते हैं, पब्लिक पिसती है, और ऑपोजिशन ये अपनी राजनीति चमकाते हुए निकल जाती है। ये जो इनडिफरेंस है ना दोस्तों, ये देश को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाता जा रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि ऑपोजिशन इतना लाचार क्यों है भाई? क्या उन्हें रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट की एजेंसीज का डर इतना ज्यादा है, या फिर कहानी कुछ अलग है? सच्चाई यह है दोस्तों कि डर से ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम यहां विचारधारा का पतन और मॉरल करप्शन है इन दी ऑपोजिशन। जब आपका खुद का दामन साफ नहीं होता, तो आप रूलिंग पार्टी की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ ही नहीं सकते।
आज के वक्त में पॉलिटिशियंस का मॉरल कंपस ये पूरी तरह से बड़ा बुरी तरह हिल चुका है। आपको याद होगा महाराष्ट्र का वो पॉलिटिकल क्राइसिस, जहां ओपनली खबरें आई और बातें हुई कि कैसे एमएलएस को अपनी लॉयल्टी स्विच करने के लिए 50-50 करोड़ रुपए के ऑफर दिए गए। आप खुद सोचिए, जब एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की आइडियोलॉजी, उसका पार्टी के प्रति कन्विक्शन, ये ऑक्शन के लिए अवेलेबल हो, तो वो पब्लिक के लिए क्या खाक लड़ेगा। जब नेता अपनी ही उस पार्टी को छोड़कर निकल जाएं जहां उन्होंने अपनी आधी जिंदगी गुजारी, तो इसका एक ही मतलब है, उन्हें अपने वोटर बेस और अपनी कोर फिलॉसफी पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। इन्हें सिर्फ अपने सर्वाइवल और इंस्टेंट पावर से मतलब है। एक मजबूत पॉलिटिकल कैरेक्टर तब दिखता है जब आप ऑपोजिशन में बैठकर सड़क पर 10 से 15 साल का लंबा स्ट्रगल करने को भी तैयार हो। लेकिन आज पेशेंस किसके पास है? सबको चाहिए रातों रात पावर। और अगर इस लेवल का पर्सनल ग्रीड और लैक ऑफ आइडियोलॉजिकल फेथ अपोज करने वालों में भरा पड़ा है हमारे देश के अंदर, तो देश ऐसी स्पाइनलेस लीडरशिप पर भरोसा कैसे करेगा? आप रूलिंग पार्टी को उनके स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व और मैसिव मशीनरी पर तब तक चैलेंज नहीं कर सकते जब तक आपके खुद के कैरेक्टर में दम ना हो। यह बात हमें समझनी पड़ेगी। और इस इंटेलेक्चुअल और मॉरल बैंक्रप्सी का सबसे बड़ा तमाशा आपको पता है कहां देखने को मिलता है? हमारे सदन के अंदर, पार्लियामेंट में। संसद एक ऐसी पवित्र जगह है जहां चुनाव जीतने के बाद लीडर्स एक टेबल पर आए, पॉलिसी मेकिंग पर अपना दिमाग लगाएं, डेटा एक्सचेंज करें, तर्क वितर्क करें और बिल्स को क्लॉज बाय क्लॉज डाइसेक्ट करें। एक लॉ बनाने से पहले उसकी ठीक से स्क्रूटिनी होनी चाहिए। लेकिन आज हमारे ऑपोजिशन की इकलौती पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी पता है क्या बन के रह गई है? उनका एक ही एजेंडा होता है, पार्लियामेंट चलने नहीं देना। वेल ऑफ द हाउस में आकर नारेबाजियां करेंगे, स्पीकर की तरफ पेपर फेंकेंगे और वॉकआउट कर लेंगे। बस यही आता है इन्हें। उन्हें लगता है कि डिसरप्शन ही सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। पर इस ड्रामे से किसको नुकसान हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ आप और मेरे जैसे टैक्स पेइंग पब्लिक को। आंकड़े उठाकर देखो, रीसेंट सेशंस में ऐसे कितने ही क्रूशियल बिल्स हैं जो लिटरली कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर बिना किसी सीरियस डिबेट के पास कर दिए गए। और इसमें हम रूलिंग पार्टी को तो चलो जो करना है करो, लेकिन ऑपोजिशन ये डिबेट्स को जब बॉयकॉट करते जा रहे हैं तो वो लीगली अपने आप को सिस्टम से आउट कर देते हैं, जिसका रूलिंग पार्टी पूरा फायदा उठाएगी। एक एजुकेटेड यूथ जब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग देखता है तो वो लॉजिकल काउंटर आर्ग्यूमेंट्स सुनना चाहता है, कचरा और हल्ला नहीं सुनना चाहता। चिल्लाने और लॉजिकल सवाल पूछने में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब तक ये ऑपोजिशन ठीक से अपना होमवर्क करके प्रॉपर फैक्ट्स, डेटा और इंटेलेक्चुअल रिगर के साथ पार्लियामेंट में बिल्स को काउंटर नहीं करेगा, तब तक रूलिंग पार्टी के लिए मैदान एकदम साफ है। वो हर दिन सेंचुरी मारेंगे और ऑपोजिशन बाउंड्री लाइन के बाहर बैठकर सिर्फ रोती रहेगी कि भाई अंपायर बायस्ड है। ये इनकॉम्पिटेंस डेमोक्रेसी को बुरी तरह से घात पहुंचा रही है। अब दोस्तों आते हैं इनके सेल्फ सैबोटाज और खुद की बनाई हुई बर्बादी के ऊपर। अगर आप मेरे कहने पर ना जाएं और सिर्फ टीएमसी के स्प्लिट की रीसेंट रिपोर्ट्स उठाकर पढ़ें, तो आपको साफ दिखेगा कि ऑपोजिशन खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी कैसे मार रही है। ये आईएनडीआई है, इंडिया ब्लॉक, ये जो देश की राजनीति बदलने चला था, वो आज ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के लगातार अपने राज्यसभा एमपीस बीजेपी में जा रहे हैं, दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के अंदर इतना बड़ा इंटरनल रिबिलियन चल रहा है कि उनके 20 रिबेल एमपीस जो हैं, इन्होंने एनडीए के साथ जुड़ने का फैसला कर लिया है। और साउथ में डीएमके कांग्रेस का इनका विभाजन होना तय है। इस आपसी लड़ाई की वजह से सीधा फायदा रूलिंग पार्टी को हो रहा है। सरकार के पास सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक रेडी बैठा है। और वो रेडी क्या है? व्हाट इज दैट मास्टर स्ट्रोक? डीलिमिटेशन। सरकार का प्लान है लोकसभा की स्ट्रेंथ को 545 से बढ़ाकर 850 सीट्स तक लेकर जाना। जब सरकार का रीसेंट कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल फेल हुआ, तब उनके पास 298 वोट्स थे, जबकि 2/3 मेजोरिटी के लिए 360 होने चाहिए थे। पर अब क्योंकि ऑपोजिशन फैक्शनलिज्म का शिकार हो चुका है, बीजेपी ये जो गैप था पहले का, इसे बड़ी आसानी से भर सकती है। इनफैक्ट सदर्न स्टेट्स, खासकर डीएमके जैसी पार्टीज को ये डर
सताने लगा है कि अगर 2027 के लेटेस्ट सेंसस डाटा पर डिलिमिटेशन हुआ तो साउथ इंडिया की पॉलिटिकल रेलेवेंस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल कर ली है, जबकि हिंदी बेल्ट की पॉपुलेशन बढ़ी है। अगर आज ऑपोजिशन सॉलिड होता तो इस हिस्टोरिकल शिफ्ट पर एक बैलेंस डिबेट होती, पर ये आपस में ही इतना लड़ते जा रहे हैं और रूलिंग पार्टी बड़े ही आसानी से अपना मैदान साफ करती जा रही है। इस पॉइंट पर आकर एक बहुत बड़ा सवाल यह भी उठता है कि दोस्तों, क्या सच में ऑपोजिशन को ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का इतना खौफ है कि उनकी सारी विचारधारा का सौदा हो चुका है, या कहानी थोड़ी डिफरेंट है? देखिए, डर तब लगता है जब आपकी खुद की फाइल में गड़बड़ी हो। एजेंसीज तब लीवरेज बनती हैं जब आपका दामन दागदार हो। जब एक नेता को पावर छोड़ने का डर लगता है, तब पर्सनल ग्रीड और एजेंसी का डर दोनों मिलकर एक ऐसी लाचारी पैदा करते हैं जिसमें वो नेता खरीद फरोख्त के लिए रेडिली अवेलेबल हो जाता है। अगर आपने 15 से 20 साल पब्लिक की जेन्युइनली सेवा की है, अगर आपका कोर कैरेक्टर और आपकी आइडियोलॉजी मजबूत है, तो आप सीना तान कर जेल जाने को भी तैयार होते हैं, पर झुकते नहीं हैं। हिस्ट्री इज फुल ऑफ सच लीडर्स जिन्होंने संगीन आरोप झेले पर ग्राउंड पर मूवमेंट को जिंदा रखा। लेकिन आज आज पावर बिना इनका सांस रुकने लगता है। बिना कुर्सी, लाल बत्ती और पावर के इनसे रहा नहीं जाता, और यही पर्सनल ग्रीड इस देश की ऑपोजिशन को कमजोर बनाता जा रहा है। जब लीडर बिकाऊ हो तो वोटर किस पे भरोसा करेगा? और सच्चाई तो यह है कि इनका मॉरल बैंकरप्सी एक सिस्टमिक इशू बन चुका है। हम सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहे दोस्तों, आप स्टैटिस्टिक्स और फिगर्स उठाकर देखिए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर का डाटा देखेंगे अगर हम, तो आज हमारे पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में बैठे लगभग 40% से ज्यादा लॉ मेकर्स के ऊपर क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। अब एक सिंपल सा लॉजिक लगाइए, जो नेता खुद को जेल जाने से बचाने के लिए लॉयर्स की फौज खड़ी करने में बिजी है, जिसका इतना समय कोर्ट के चक्कर काटने में निकलता जा रहा है, वो आपके और मेरे हक के लिए कौन सा नया कानून बनाएगा? वो पब्लिक इंटरेस्ट की बात करेगा ही कब? जब ऑपोजिशन लीडर्स अपने पर्सनल सर्वाइवल, अपनी प्रॉपर्टीज और अपनी बेल एप्लीकेशंस में उलझे रहेंगे, तो देश के एक्चुअल मुद्दे, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, इन्फ्लेशन हो या मिडिल क्लास का टैक्स बर्डन हो, ये मुद्दे हमेशा बैक सीट पर ही रहेंगे। ये लोग सिस्टम से लड़ ही नहीं सकते, क्योंकि ये लोग खुद उस करप्ट सिस्टम की बाय प्रोडक्ट हैं। तो दोस्तों, अंत में बात यहां पर आकर रुकती है कि एक स्ट्रांग ऑपोजिशन किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है। ये इस देश के 140 करोड़ लोगों की, आपकी और मेरी जरूरत है। आज 2026 में खड़े होकर जब हम एज एन अवेयर सिटीजन अपना, एक तरीके से इफ वी क्वेश्चन आवरसेल्व्स और हम अपना कल, आने वाला कल देखते हैं, तो सबसे बड़ा डर इस बात का नहीं है कि रूलिंग पार्टी कितनी स्ट्रांग और डोमिनेंट हो जाएगी। वो अपना काम कर रहे हैं एंड मैथमेटिकली उन्होंने मेजोरिटी सिक्योर की है। असली डर इस बात का है कि उनको रोकने, टोकने और उनसे लॉजिकल सवाल पूछने वाला कोई ढंग का बचा ही नहीं है। डेमोक्रेसी एक पंछी की तरह होती है दोस्तों, जिसके दो पंख होते हैं। एक पंख ये होती है सरकार, और एक पंख होता है ऑपोजिशन। आज हमारे देश की राजनीति में एक पंख इतना बड़ा और ताकतवर हो चुका है कि दूसरा पंख नजर ही नहीं आ रहा। लेकिन याद रखना, चाहे एक पंख कितना ही विशाल और ताकतवर क्यों ना हो जाए, कोई भी पक्षी सिर्फ एक पंख के सहारे आसमान की बुलंदियों को नहीं छू सकता। वो सिर्फ गोलमोल घूमकर जमीन पर ही गिरेगा। अगर हमें इस देश को सच में आसमान तक लेकर जाना है, एक सुपर पावर बनना है, तो उसके लिए सिर्फ मेजॉरिटी की सरकार काफी नहीं है। उसके लिए हमें उन लोगों को जिंदा करना पड़ेगा, उन नेताओं को चुनना पड़ेगा जिनकी आइडियोलॉजी का प्राइस टैग ना हो। एक ऐसा ऑपोजिशन जो सड़क पर डंडे खाने से डरे ना, और संसद में तथ्यों के साथ बात करे, क्योंकि एक देश कभी सरकार से नहीं, एक बैलेंस के साथ चलता है जिसमें ऑपोजिशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। और वो बैलेंस वापस लाने का अब वक्त आ चुका है। दोस्तों, सिस्टम को बाहर से गाली देना और क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान है, पर असली बदलाव तब आता है जब आप जैसे पढ़े लिखे, अवेयर और सीरियस लोग सिस्टम के अंदर बैठकर स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लेते हैं। अगर आप वाकई में इस देश के स्ट्रक्चर को समझना और ग्राउंड लेवल पर इंपैक्ट लाना चाहते हो, और यूपीएससी क्लियर करके एक स्ट्रांग पॉलिसी मेकर बनना चाहते हो, तो आपकी तैयारी और फाउंडेशन एकदम मजबूत और लॉजिकल होनी चाहिए। इसी विजन के साथ टीम स्टडी आईक्यू में
हमने अपना स्मार्ट P2I यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच 19 जून से स्टार्ट किया है। इस बार हमने पूरे कोर्स के स्ट्रक्चर को कंप्लीटली रिवैम्प किया है ताकि बदलते हुए दौर की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, और पैडागोजी को भी लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न और करंट अफेयर्स के हिसाब से अपडेट किया है। हमारा रिजल्ट खुद इस रिगरस अप्रोच का सबूत है। 2024 में हमने 180 सिलेक्शंस डिलीवर किए, जिसमें हमारी क्लासरूम प्रोग्राम की स्टूडेंट आशीष शर्मा ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज में ऑल इंडिया रैंक 12 हासिल किया, और 2025 में ये फिगर बढ़कर 220 सिलेक्शंस तक पहुंच गया, जिसमें हमारा P2I बैच के स्टूडेंट दीक्षा पाटकर ने ऑल इंडिया रैंक 88 हासिल किया। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को लेकर सच में सीरियस हैं और एक सही गाइडेंस ढूंढ रहे हैं, तो ये P2I बैच आपकी जर्नी में डेफिनेटली इंस्ट्रूमेंटल साबित हो सकता है। फिलहाल सभी बैचेस पर 50% का स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। आप एनरोल करते वक्त मेरा कोड CS Live यूज कर सकते हैं इस फायदे को उठाने के लिए, और किसी भी तरह की काउंसलिंग, कोर्स की डिटेल्स या प्रॉपर स्ट्रैटेजी अगर आपको चाहिए, तो आप तुरंत 9240231046 के ऊपर कॉल कीजिए। और हाँ, अगर आपको करियर प्रिपरेशन या एनरोलमेंट को लेकर कोई भी कंफ्यूजन हो, आप मुझसे सीधा संपर्क करना चाहते हैं, तो मैं व्हाट्सएप पर एक्टिव रहता हूं। 7710678441 पर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। आपका वक्त बहुत कीमती है, इसलिए इसका सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। पढ़ते रहिए, सिस्टम से लॉजिकल सवाल पूछते रहिए, और इस देश को एक बेहतर कल देने के लिए खुद को सिस्टम के अंदर से तैयार करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।